एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा पार करने के लिए किसी भी कमर्शियल जहाज को $2 मिलियन का टोल देना पड़े। सच में ये सुनने में तो किसी एक्शन मूवी का प्लॉट लगता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज मतलब 22 अप्रैल 2026 को ये सचमुच हमारी रियलिटी बन चुकी है। एग्जैक्टली एक ऐसी रियलिटी जहां दुनिया की पूरी ऊर्जा आपूर्ति मतलब एनर्जी सप्लाई एक कच्चे धागे से लटकी हुई है। सही कहा आपने। पिछले कुछ महीनों ने हमें साफ दिखा दिया है कि हालात कितने खराब हो सकते हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम उस भयंकर जियोपॉलिटिकल संकट को डिकोड करेंगे जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। देखिए, कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और जो एक खुले सैन्य टकराव के बीच की लकीर होती थी ना, वो पूरी तरह से मिट चुकी है। जब एक सिंगल कमर्शियल लेन ब्लॉक होने से पूरी दुनिया के सप्लाई चेन्स चोक हो जाएं, तो समझ लीजिए मुद्दा सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का नहीं बचा है। ये अब हर आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी जेब का सवाल बन गया है। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का केंद्र होगा 2026 का ये ईरान अमेरिका युद्ध, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या और हाल ही में जो विफल हुए हैं वो इस्लामाबाद टॉक्स। राइट। हमारे पास जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, डिप्लोमेटिक केबल्स और मार्केट डेटा आया है, उनके आधार पर इस पूरे समीकरण को खोलेंगे। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। खैर, हमारा उद्देश्य सिर्फ इन घटनाओं को पढ़ना नहीं है, हमें यह समझना है कि आखिर इन दोनों देशों की आपस में मांगे क्या है। पाकिस्तान अचानक से इस आग के बीच बिचौलिया क्यों बनने की कोशिश कर रहा है और आज की ये 22 अप्रैल की डेडलाइन पूरी दुनिया के लिए इतनी क्रिटिकल क्यों है। इस पूरे क्राइसिस का सही पोस्टमार्टम करने के लिए मुझे लगता है हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, मतलब पिछले साल 2025 में। अच्छा, 2025 में? हाँ, क्योंकि सिरेना होटल के बंद कमरों में जो हमने डिप्लोमेटिक डेडलॉक देखा ना, उसकी नींव तो उस सैन्य टकराव ने ही रखी थी जो पिछले 1 साल से उबल रहा था। राइट। कहानी दरअसल शुरू होती है अप्रैल 2025 की विफल कूटनीति से। मस्कट, ओमान में टॉक शुरू हुई थी। वहां अमेरिका की तरफ से स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची आमने सामने थे। और जहां तक मुझे याद है, मस्कट टॉक्स फेल होने का सबसे बड़ा ट्रिगर था यूरेनियम का एक्यूमुलेशन, है ना? बिल्कुल सही। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जून 2025 तक ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का एक रिकॉर्ड भंडार जमा कर लिया था। यहाँ मैं थोड़ा रुक के एक टेक्निकल डिटेल क्लियर करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। नॉर्मल पावर प्लांट्स के लिए जो यूरेनियम एनरिच होता है वो आमतौर पर लगभग 3 से 5% के आसपास होता है। सही। लेकिन जब IAEA की रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि ईरान लगभग 90% प्योरिटी यानी मिलिट्री ग्रेड तक पहुंच चुका है, तो इसका सीधा मतलब था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के आखिरी थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके थे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट ने अमेरिका के लिए एक फाइनल रेड लाइन क्रॉस कर दी। मतलब उन्होंने डिप्लोमेसी छोड़ दी। एकदम। उन्होंने कूटनीति को साइड में रखा और तुरंत मिडिल ईस्ट में अपना मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया। सोचिए, लगभग 50,000 ट्रूप्स और 2003 के इराक युद्ध के बाद की सबसे बड़ी एयरफोर्स प्रेजेंस वहां डिप्लॉय कर दी गई। ओह वाओ। और इसका नतीजा निकला जून 2025 का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर। हाँ, ये एक 12 दिन का भयानक युद्ध था जहां यूएस के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने सीधे बंकर बस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया। उन्होंने ईरान की 3 सबसे अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया, नातांज, फोर्डो और इस्फहान। फोर्डो तो पहाड़ों के अंदर है ना? एग्जैक्टली। बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि फोर्डो जैसी फैसिलिटीज पहाड़ों के बहुत गहरे अंदर बनी थी। इस हमले ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को करीब 2 साल पीछे धकेल दिया। लेकिन तबाही का अगला चैप्टर इससे भी बड़ा था, जो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ। हाँ। मतलब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये एक जॉइंट यूएस इजरायली मिलिट्री कैंपेन था। और अरे सोचिए जरा, सिर्फ 12 घंटे के अंदर 900 प्रिसिजन स्ट्राइक्स किए गए। 900 स्ट्राइक्स 12 घंटे में? ये कोई छोटी बात नहीं है भाई ना। जरा इस स्केल के बारे में सोचना। हर 1 मिनट में एक हाई वैल्यू टारगेट को उड़ाया जा रहा था। उन्होंने सीधा ईरान के एयर डिफेंसेस, मिसाइल साइलोज और सबसे बढ़कर रिजीम की टॉप लीडरशिप को टारगेट किया। इस हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए। ये एक क्लासिकल डिकैपिटेशन स्ट्राइक थी। पर जानती हैं, इस स्ट्रैटेजी पर मुझे थोड़ा डाउट है। कैसे डाउट? देखिए, ये ऐसी स्थिति है जैसे शतरंज के खेल में आप गुस्से में बोर्ड को ही तोड़ दें ताकि सामने वाले का राजा हट जाए, लेकिन आप ये भूल जाएं कि बोर्ड टूटने के बाद बाकी के प्यादे मतलब पॉन्स रूल्स भूलकर और भी ज्यादा आक्रामक और अनप्रेडिक्टेबल होकर खेलने लगेंगे। राजा गया तो क्या हुआ, गेम तो पहले से भी खतरनाक हो गया ना। ये एनालॉजी बिल्कुल ठीक बैठती है यहाँ पर। देखिए, अमेरिका का सैन्य डॉक्ट्रिन ये मानता था कि एक बड़ी डिकैपिटेशन स्ट्राइक से रिजीम को पैरालाइज किया जा सकता है। राइट। और उन्हें अनकंडीशनल सरेंडर करने पर मजबूर किया जा सकता है।
उन्होंने सोचा लीडरशिप हटाने से जो IRGC का नेटवर्क है वो बिखर जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने ईरान की कॉम्प्लेक्स इंटरनल पॉलिटिक्स को मिसकैलकुलेट कर दिया। इस स्ट्राइक ने उल्टा असर दिखाया। कैसे? इसने ईरान के अंदर जो थोड़े बहुत मॉडरेट आवाजें थी ना, उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया और हार्डलाइन तत्वों को पूरी तरह से कंट्रोल दे दिया। खामेनेई की हत्या के बाद IRGC ने जो बदला लिया वो कन्वेंशनल नहीं बल्कि एसिमेट्रिक था। मतलब उन्होंने डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ी? नहीं, उन्होंने डायरेक्टली US मिलिट्री से फ्रंटलाइन वॉर लड़ने के बजाय हजारों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल, US बेसिस और आसपास के गल्फ स्टेट्स पर दाग दिए। माय गॉड। और इस तबाही में ईरान में 3,375 से ज्यादा और लेबनान में 2,290 से ज्यादा लोग मारे गए। मिलियंस बेघर हो गए। एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया। ये नंबर सच में बहुत डरावने हैं। और इस पूरे कियोस्क के बीच जब खाड़ी के देशों में लगातार मिसाइल्स गिर रही थीं और दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन टूटने की कगार पर थी, तब एक ऐसी पावर ने एंट्री ली जिसने सबको हैरान कर दिया। आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं? हाँ, पाकिस्तान। लेकिन अगर हम इन डेटा पॉइंट्स और रिपोर्ट्स को ध्यान से देखें तो ये साफ लगता है कि पाकिस्तान का अचानक से एक पीस मीडिएटर बनना कोई महान कूटनीतिक चाहत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो खुद की डूबती हुई इकोनॉमी को बचाने की एक बहुत ही डेस्परेट कोशिश थी। डेस्परेशन किस लेवल का था ये ग्राउंड रियलिटी से समझ में आता है। पाकिस्तान अपनी 85% तेल जरूरतों और लगभग पूरी LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर निर्भर करता है। 85%? वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, जैसे ही एपिक फ्यूरी और उसके बाद का युद्ध शुरू हुआ, हॉर्मोज से आने वाली सप्लाई चेन ऑलमोस्ट रुक गई। पाकिस्तान के अंदर एक मैसिव एनर्जी क्राइसिस आकर खड़ा हो गया। राइट। पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल नहीं था और पावर ग्रिड्स फेल होने लगे। नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें देश भर में स्कूल्स बंद करने पड़े और फ्यूल बचाने के लिए पब्लिक सेक्टर में 4-डे वर्क वीक लागू करना पड़ा। उन्हें तो वैसे भी सऊदी अरेबिया से एक बेल आउट मिला था ना? हाँ, इकोनॉमी पहले से डिफॉल्ट के कगार पर थी। हाल ही में सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन का एक इमरजेंसी इंजेक्शन मिला था, पर बिना एनर्जी के वो इकोनॉमी फिर भी चल तो नहीं सकती थी ना। सही बात है। और इसी एक्सट्रीम मजबूरी के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इंटरवीनिंग स्टेप लिया। उन्होंने 45 डे सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जो आगे चलकर 8 अप्रैल को एक फ्रेजाइल 2 हफ्ते का सीज फायर बना। लेकिन आसिम मुनीर सिर्फ ऑयल सप्लाई रिस्टोर नहीं करना चाहते थे। उनकी नजर एक बहुत बड़े फाइनेंशियल पैकेज पर थी, जिसे उनकी 3C स्ट्रैटेजी कहा जा रहा है। ये 3C स्ट्रैटेजी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये 3C है: क्रिप्टो करेंसी, क्रिटिकल मिनरल्स और काउंटर टेररिज्म। ये स्ट्रैटेजी सुनने में थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। उनका लक्ष्य US से $25 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI लाना था। राइट। इसके लिए उन्होंने US स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के साथ $500 मिलियन की क्रिटिकल मिनरल्स की डील की और US को खुश करने के लिए अफगानिस्तान में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस तेज कर दिए। और इसमें क्रिप्टो का क्या एंगल था? सबसे बड़ा टेक्निकल बाईपास यही था। इस इन्वेस्टमेंट को जल्दी और बिना पुराने बैंकिंग डिलेज के लाने के लिए ट्रम्प फैमिली द्वारा बैक्ड वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जैसी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया गया। क्रिप्टो का इस्तेमाल इसलिए ताकि IMF की रिजिड मॉनिटरिंग और ट्रेडिशनल बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस को अवॉइड किया जा सके। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगी। जी बोलिए। क्या US और ईरान दोनों सच में पाकिस्तान को एक न्यूट्रल मध्यस्थ मानते हैं, या फिर हकीकत ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सिर्फ अपनी इकोनॉमी को कोलैप्स से बचाने के लिए ये $25 बिलियन का सर्वाइवल गेम खेल रहे हैं और US ईरान दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना वक्त खरीदना है? यहाँ सच्चाई न्यूट्रल होने से ज्यादा म्यूचुअल जरूरत की है। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में देखिए, न्यूट्रलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। वो तो है। पाकिस्तान को जिंदा रहने के लिए फ्यूल और फंड्स चाहिए थे और अमेरिका और ईरान दोनों को एक ऑफ रैम्प चाहिए था, यानी इस खतरनाक टकराव से बाहर निकलने का या कम से कम ब्रेक लेने का रास्ता। पाकिस्तान की यही डेस्परेशन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। ओ, मतलब दोनों को एक एक्सक्यूज चाहिए था रुकने का। एग्जैक्टली। अमेरिका और ईरान दोनों को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो एक दूसरे से सीधी बात कर सकें बिना ऑफिशियली सरेंडर किए। और यही जरूरत इन वॉरिंग डेलीगेशंस को इस्लामाबाद के सरीना होटल तक ले आई, जो हमें ले चलते हैं उस हाई वोल्टेज मीटिंग की तरफ। 11 और 12 अप्रैल 2026 इस्लामाबाद का सरीना होटल। 21 घंटे तक चलने वाली एक थका देने वाली बातचीत। 21 घंटे? बाप रे। हाँ, एक तरफ US डेलीगेशन थी जिसमें JD वैंस और स्टीव बिटकॉफ शामिल थे। दूसरी तरफ ईरानी डेलीगेशन, जिसे वहां के पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ और अब्बास अराकी लीड कर रहे थे। यहाँ मुद्दा सच में बहुत रोचक हो जाता है। क्या बात? क्योंकि जब टेबल पर दोनों देशों की टर्म्स ओपन हुई ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो अलग अलग ग्रहों मतलब प्लैनेट्स पर बैठकर बात कर रहे हैं।
दोनों के प्लान्स एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। अगर हम डिटेल में देखें तो यूएस का 15 पॉइंट प्लान एक एक्सट्रीम मैक्सिमलिस्ट अप्रोच थी। उन्होंने मांगा क्या था एग्जैक्टली? उनकी मांगे थी कि ईरान अपना पूरा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल करे, लगभग 1000 पाउंड्स एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर करे। वेट, 1000 पाउंड्स? ये तो लगभग उनका पूरा स्टॉक पाइल होगा। हाँ, पूरा। और सिर्फ यही नहीं, अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स जैसे हमास और हिजबोला को पूरी तरह डिसआर्म करें, और सबसे अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी टोल के कमर्शियल शिपिंग के लिए ओपन रखे। ओह, और ईरान का क्या प्लान था? उसके बिल्कुल ऑपोजिट ईरान का 10 पॉइंट प्लान था। उनकी डिमांड थी कि यूएस सारे प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस तुरंत हटाए, यूएन के रेजोल्यूशंस कैंसिल हों, मिडिल ईस्ट से यूएस अपनी सेना वापस ले। ये सब तो यूएस कभी नहीं मानेगा। वही तो, यहां तक कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और एपिक फ्यूरी में जो तबाही हुई है उसका फाइनेंशियल मुआवजा या रेपरेशंस भी दिया जाए। और सबसे कंट्रोवर्शियल मांग थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान को सॉवरेन कंट्रोल मिले ताकि वो टोल वसूल सकें। इन मांगों को देखकर मेरे दिमाग में एक बात आती है, अगर अमेरिका को लगता था कि उसने एपिक फ्यूरी में ईरान का पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, और दूसरी तरफ ईरान को लगता था कि अमेरिका अपनी खुद की इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट को एक मैसिव रिसेशन में नहीं डाल सकता, तो क्या दोनों पक्ष सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे? उनका इरादा शांति का था ही नहीं, दोनों बस एक दूसरे के टूटने का इंतजार कर रहे थे। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो उनकी बातें हवा में नहीं थी, बल्कि ये एक हाई स्टेक्स गेम ऑफ चिकन चल रहा था। गेम ऑफ चिकन? हाँ, दोनों पक्षों का अपना अपना लिवरेज मेजर करने का नजरिया अलग था। अमेरिका अपनी मिलिट्री सुप्रीमेसी और फिजिकल डिस्ट्रक्शन पर भरोसा कर रहा था। उन्हें लगा कि इतने भयंकर स्ट्राइक्स के बाद ईरान की इकोनॉमी और लीडरशिप टूट चुकी होगी, जो कि लॉजिकली सोचने पर लगता भी है। सही कहा, जबकि ईरान की स्ट्रैटेजी फिजिकल थी ही नहीं। ईरान अपनी एसिमेट्रिक पावर और दुनिया के सबसे क्रिटिकल एनर्जी सप्लाई चेन को हॉस्टेज बनाने की क्षमता पर खेल रहा था। समझ आई बात। उन्हें पता था कि उनके फिजिकल एसेट्स तबाह होने के बाद भी उनकी इकोनॉमिक सैबोटॉज की ताकत जिंदा है, इसलिए इन टॉक्स का फेल होना पहले से तय था। पर इन टॉक्स के फेल होने के पीछे टेबल पर होने वाली बाहर से ज्यादा बड़ा कारण ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स थी, है ना? आयतुल्ला खामेनी की मौत के बाद ईरान में एक मैसिव पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जिसने कूटनीति के सारे रास्ते बंद कर दिए। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनेई, जो खुद 28 फेब के हमले में घायल हुए थे, उनकी स्थिति काफी कमजोर थी। उनके पास अपने पिता जैसी एब्सोल्यूट रिलीजियस अथॉरिटी और डीप पावर नेटवर्क्स नहीं थे। इस इंटरनल वैक्यूम का नतीजा ये हुआ कि मुज्तबा को अपना अस्तित्व बचाने के लिए पूरी तरह से IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स पर निर्भर होना पड़ा। तो मतलब अब कंट्रोल किसके हाथ में था? अब कमांड मेजर जनरल अहमद वाहिदी और जैन जोलगाद्र जैसे एक्सट्रीम हार्डलाइन नेताओं के हाथ में थी। इस इंटरनल डायनामिक को देखकर मुझे एक छवि याद आती है। ये पूरी मीटिंग वैसी लग रही थी जैसे किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO एक दूसरी कंपनी से मर्जर डील साइन करने गया हो। टेबल पर सब पेपर सेट हों। हाँ, और फिर? लेकिन अचानक पता चलता है कि कंपनी का असली बॉस तो बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड है, जिसके पास सारी बंदूकें हैं, और वो गार्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बजाय उस पूरी बिल्डिंग को ही आग लगाना चाहता है। सिरीना होटल में IRGC बेसिकली उस सिक्योरिटी गार्ड का ही रोल निभा रही थी ना? ये एनोलॉजी इस डिप्लोमेटिक फेलियर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है। सिरीना होटल की टेबल पर ईरानियन डिप्लोमेटिक डेलीगेशन कंप्लीटली पैरालाइज थी। क्यों? उन्होंने कुछ बोला नहीं? क्योंकि IRGC ने किसी भी कंसेशन या समझौते पर आगे बढ़ने से पहले वीटो लगा दिया था। IRGC के मुताबिक ये कोई डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट था ही नहीं, उनके लिए ये एक वॉर ऑफ सर्वाइवल था। उन्हें लगता था कि किसी भी शर्त पर झुकने का मतलब अमेरिका को जीत देना है। इस दबाव का असर यह हुआ कि हालीवाफ जैसे मॉडरेट नेताओं को भी मजबूरन हार्डलाइन भाषा बोलनी पड़ी, ताकि वो ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपने आप को सेफ रख सकें। और जब टेबल पर आमने सामने बात नहीं बनी, तो टकराव का मैदान मीटिंग रूम से निकलकर सीधे समुंदर और ग्लोबल मार्केट्स में शिफ्ट हो गया। मिसाइल्स और स्ट्राइक्स की जगह अब सीधे आर्थिक नाकाबंदी यानी इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू हो गई। बिल्कुल। और इस नए युद्ध का एपिसेंटर बना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। 13 अप्रैल को टॉक्स विफल होते ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर टोटल नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। मकसद साफ था, ईरान के बचे कुचे ऑयल एक्सपोर्ट्स को जीरो पर लाना। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 19 अप्रैल को एक बड़ा क्लैश हुआ। यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर USS स्प्रुआंस ने गल्फ ऑफ ओमान में एक ईरानियन कार्गो शिप टूस्का को इंटरसेप्ट किया, वार्निंग शॉट्स फायर किए और उसे जब्त कर लिया। और इसी यूएस ब्लॉकेड के रिस्पांस में ईरान ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसे आज हॉर्मस टोल डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है। हाँ, यहाँ से टोल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। हाँ, उन्होंने घोषणा की इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने वाले हर एक कमर्शियल शिप को अब $2 मिलियन का टोल देना होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच या कहूं ट्रैप ये था कि ये टोल सिर्फ उनकी सैंक्शन करेंसी यानी ईरानियन रियाल में ही एक्सेप्ट किया जाएगा।
तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? मैं चाहती हूँ इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली अनपैक करें। अगर कोई एशियन या यूरोपियन शिप ओनर वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा है तो वो ये टोल कैसे देगा? वो अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके US डॉलर्स तो दे नहीं सकता, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम उसकी इजाजत नहीं देगा, राइट? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है और यही इस मैकेनिज्म का सबसे बड़ा डिस्रप्शन है। अगर एक जापानीज शिप को वहां से गुजरने के लिए टोल देना है तो उस शिप के मालिक को इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज मार्केट्स में जाकर अपने डॉलर्स या यूरोस के बदले ईरानियन रियाल खरीदने पड़ेंगे। ओह, तो रियाल की डिमांड बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली सोचिए, एक ऐसी करेंसी जिस पर अमेरिका ने दुनिया भर के सैंक्शंस लगा रखे हैं, अचानक से इंटरनेशनल मार्केट में उसकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट हो गई। ये तो सैंक्शंस का पूरा सिस्टम ही रिवर्स कर देगा। वही तो, शिपिंग कंपनीज को उन्हीं ईरानियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसा डालना पड़ेगा जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया था। ये अमेरिका के सैंक्शंस के पूरे आर्किटेक्चर को उल्टा घुमाने की स्ट्रैटेजी है। और इस मूव ने ग्लोबल मार्केट की नींदें उड़ा दी हैं। तुर्क का जहाज के सीज होने और इस टोल के अनाउंस होने के अगले ही दिन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में 5% का सीधा उछाल आ गया। 5% एक दिन में? ये मैसिव है। हाँ, यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह गिर गए। EU कमिश्नर डैन जॉर्गेंसन का बयान याद कीजिए। उन्होंने इस पूरे संकट को 1973 के ऑयल शॉक और 2022 के एनर्जी क्राइसिस का एक भयानक मिश्रण बताया था। और उनका ये आकलन बिल्कुल ठीक था। हालात इतने खराब हो गए कि US को ग्लोबल रिसेशन रोकने के लिए मजबूरन 10 देशों को रशियन और ईरानियन सीबॉर्न ऑयल पर 30 दिन के सैंक्शन से छूट मतलब वेवर देनी पड़ी। और देखिए, यही जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। कैसे एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अब पूरी तरह से एक ग्लोबल करेंसी, सप्लाई चेन और महंगाई की लड़ाई बन चुका है। सच में इस वक्त दुनिया कूटनीतिक रूप से बढ़ती हुई है। चाइना इस नेवल ब्लॉकेड की खुलेआम निंदा कर रहा है, जबकि रशिया इस स्थिति का इस्तेमाल US की पॉलिसीज को एक्सपोज करने के लिए कर रहा है। और इंडिया और साउथ कोरिया जैसे देश, वहीं इंडिया और साउथ कोरिया जैसी बड़ी एशियन इकोनॉमीज जो पहले इस रास्ते पर हेवीली डिपेंडेंट थीं, अब डेस्परेटली नए ट्रेड ऑप्शंस और सेफ सी रूट्स ढूंढ रही हैं ताकि इस एक्सट्रीम वोलेटिलिटी से बचा जा सके। और सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है ना, इस पूरे आर्थिक युद्ध की कीमत आम जनता चुका रही है। इस सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से दुनिया भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। हाँ, मैंने रिपोर्ट्स देखी थी। रिपोर्ट्स क्लियरली हाईलाइट करती हैं कि बांग्लादेश, नेपाल और मैडागास्कर जैसी जगहों पर लगातार महंगाई और एनर्जी कॉस्ट बढ़ने की वजह से यूथ सड़कों पर है। ये दर्शाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में चलने वाली एक गोली या एक टोल बूथ पूरी दुनिया के आम आदमी के हाउस होल्ड बजट को हिला सकता है। और यही आर्थिक नाकेबंदी, ग्लोबल प्रोटेस्ट्स और समुद्री झड़पें हमें आज की रियलिटी पर लाकर खड़ा करती हैं। आज 22 अप्रैल 2026 है। वो दिन जब 8 अप्रैल को शुरू हुआ 2 हफ्ते का सीज फायर आधिकारिक रूप से खत्म हो रहा है। डेडलाइन से ठीक पहले बहुत ही हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आखिरी वक्त पर यूनिलैटरली सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के रिक्वेस्ट पर उन्होंने मिलिट्री को कुछ वक्त दिया है ताकि ईरान को सोचने का वक्त मिले, लेकिन उन्होंने नेवल ब्लॉकेड को नहीं हटाया। उन्होंने सीधी धमकी दी कि अगर ईरान इस टोल डॉक्ट्रिन से पीछे नहीं हटा तो उन्हें बॉम्ब करके स्टोन एजेस में भेज दिया जाएगा। पर ईरान का रिएक्शन इस एक्सटेंशन पर बहुत ठंडा था। IRGC लिंक्ड मीडिया और तस्नीम न्यूज एजेंसी जैसी आउटलेट्स ने इस एक्सटेंशन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। हाँ, उन्होंने इसे अमेरिकन कमजोरी का प्रतीक बताया। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया कि जब तक ब्लॉकेड फिजिकल रूप से वहां मौजूद है, कागजों पर लिखा गया कोई भी एक्सटेंशन मीनिंगलेस है। और ग्राउंड रियलिटी या कहूं समुद्र की रियलिटी को देखें तो सीज फायर सिर्फ एक मजाक लगता है। आज ही के दिन IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कम से कम 3 कमर्शियल शिप्स पर फायरिंग की है और 2 शिप्स को अपने कब्जे में ले लिया है। ये तो ओपन कॉन्फ्लिक्ट हो गया फिर से। और तो और एक इंसिडेंट में तो इंडियन शिप्स पर भी वार्निंग शॉट्स फायर किए गए हैं, जिसके बाद न्यू दिल्ली में ईरानियन एम्बेसडर को स्ट्रिक्टली समन किया गया है। ये बहुत अजीब और विरोधाभासी स्थिति है। कैसे? मतलब कागजों पर राजनेता सीज फायर की बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन दे रहे हैं, जबकि समुद्र की लहरों पर खुलेआम एक दूसरे पर हमला हो रहा है। ये विरोधाभास साफ बताता है कि वर्तमान स्थिति में कूटनीति के जरिए शांति लाना लगभग नामुमकिन लग रहा है। इस्लामाबाद की टॉक्स सिर्फ एक टेम्परेरी सांस लेने का जरिया थी, जिसमें पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी बचानी थी। एक ब्रेक था बस। सही कहा। लेकिन जहां एक तरफ US का नेवल ब्लॉकेड है और दूसरी तरफ ईरान का $2 मिलियन का रियाल टोल डॉक्ट्रिन चल रहा है, वहां कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिख रहा। ये अब एक एंडलेस इकोनॉमिक वॉर बन चुका है। तो इस गहरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमने 2026 के उस सैन्य इतिहास को देखा जिसमें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से लेकर एपिक फ्यूरी जैसी तबाही हुई।
जी। हमने अमेरिका और ईरान की उन एक्सट्रीम मांगों को देखा जो कभी एक टेबल पर आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। हमने ये भी समझा कि कैसे पाकिस्तान ने खुद को आर्थिक कोलैप्स से बचाने के लिए इन दो दुश्मनों के बीच एक मध्यस्थता का खतरनाक खेल खेला। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर हमने देखा कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब एक मिलिट्री वॉर जोन से बदलकर एक ग्लोबल आर्थिक युद्ध का मैदान बन चुका है। इस पूरे मसले को डीपली समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका असर इंटरनेशनल रिलेशंस की टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं रहने वाला। सही बात है। अगर दुनिया के सबसे व्यस्त और जरूरी समुद्री रास्ते पर रोज ऐसी घटनाएं होंगी, टोल लगाया जाएगा और सप्लाई चेन चोक होगी, तो इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल रिसेशन का सीधा असर हर उस इंसान की जिंदगी पर पड़ेगा जो मार्केट से सामान खरीदता है या गाड़ी चलाता है। एकदम सही। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर गौर करना जरूरी है। आज के इस एनालिसिस में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट सामने आया है। वो क्या? देखिए, एक तरफ दुनिया की सबसे मॉडर्न सेना है, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, बंकर बस्टर्स हैं और एब्सोल्यूट एयर सुपियोरिटी है। और दूसरी तरफ एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें सिर्फ एक समुद्री रास्ते को ब्लॉक करके और वहां एक टोल बूथ लगाकर उस मिलिट्री सुपर पावर को आर्थिक रूप से असहाय किया जा रहा है। बहुत गहरा पॉइंट है ये। है ना? अगर कोई देश सिर्फ अपनी करेंसी की डिमांड बढ़ाकर और सप्लाई चेन में रुकावट डालकर इतना बड़ा काउंटर अटैक कर सकता है, तो क्या ये माना जा सकता है कि सिर्फ सैन्य शक्ति या प्योर मिलिट्री फायर पावर के बल पर दुनिया पर राज करने का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।